सत्ताधारी दल दिल्ली में है, वो उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहता है, उसकी क्या रणनीति है, कहीं वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही एक्शन कुछ करना चाहता है क्या? तभी तो इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में वोट कटे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आशंकाएं जता चुके हैं। उसके बाद जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई है, 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। लेकिन कहा यह गया था कि हम वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट तो महा अशुद्ध निकली। इसमें तो शर्मा जी के घर में शबनम पाई जा रही है, वहां पंडित जी के घर पर खान साहब पाए जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है असल में उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये वोटर लिस्ट लेकर क्या हम चुनाव में उतरने वाले हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। केपी सर, ये क्या खबरें छप रही हैं? आज के अखबार में छपा हुआ है शर्मा जी के घर शबनम पाई गई है, पंडित जी के घर में खान साहब का नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी वैसे तो इसमें विश्वास नहीं करती है, लेकिन बड़ी एकता दिखाई दे रही है एसआईआर के बाद, वोटर लिस्ट जो बन के आई है, पहली जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके बाद। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें सर का जो मामला चल रहा है, ये पहले बिहार में आप देखिए, उसके बाद वेस्ट बंगाल में देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, और उससे पहले जो चुनाव हुए हैं, जिस प्रकार मतदाता सूचियों में, चुनाव आयोग की वेबसाइट में, वोटर लिस्ट में घोटाले घपले की बात विपक्ष करता रहा है। राहुल गांधी ने तो वोट चोर का नारा भी चला दिया था। तो ये लगता था कि विपक्ष ही इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, सरकार और चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। लेकिन अब तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उठाने लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनमें कोई साधारण कार्यकर्ता तो है नहीं, कोई पार्टी का प्रवक्ता तो है नहीं, कोई आम विधायक तो है नहीं। ये तो एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उठा रहे थे सबसे पहले। और इन्होंने तो इनको पता लग गया था कि 4 करोड़ वोट कर रहे हैं। इनको सवाल ही पहले ये आ जाता है कि पहली बात तो ये है कि जहां तक आज तक विपक्ष आरोप लगा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता का आरोप लगाना, नंबर 1। नंबर 2, आप 4 करोड़ की बात कहां से कह रहे हैं? 4 करोड़ की फिगर आपके पास कहां से आ गई थी पहले ही? और जो लगभग सही साबित हुई है, भाई आप लगभग लगभग 3 करोड़ वोट कट गए हैं, 2 करोड़ 79 लाख वोट कटे हैं। तो यानी कि लगभग लगभग 3 करोड़ वोट कट गए हैं। तो आपको कैसे जानकारी लगी पहले पहले? तो क्या खेला ये चल रहा है? अब ये देश भी समझना चाहता है, हम और आप भी समझना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दूसरे अपने तामझाम करती है, शाम दाम दंड भेद करती है, उसी प्रकार से क्या वोटर लिस्ट में भी इस तरह की चीजें हैं? देखिए, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, छोटी मोटी गलती पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है। और इसको समझने के लिए, जैसे मैंने देखा, और चुनाव आयोग के भी कुछ लोगों ने जवाब इस पे दिया है, जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, कि शर्मा जी के घर के पते पे शबनम का भी वोट बना हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि पते की गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में कोई खास एड्रेस नहीं होता। भाई नाम होता है बंदे का, उसके बाद फादर का नाम होता है, उसके बाद कोई अगर बड़ा गांव मोहल्ला होता है, गांव का नाम और जिला होता है सफिशिएंट। छोटे गांव में तो नाम, पिता का नाम, गांव और जिला, बस 4 चीजों पे हो जाता है। लेकिन बड़ा कोई गांव है तो वहां हो सकता है। तो अगर पते की गड़बड़ी है खाली, तो मैं उसको कोई गंभीर विषय नहीं मानता हूं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वोट कटना, इतनी बड़ी तादाद में आशंका जाहिर करना और सरकार का मान लेना कि ये गड़बड़ियां हुई हैं, और उसके बाद नए नवेले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का ये कहना कि भाई पर बूथ पे कम से कम 200 वोट तो जुड़वाओ। तो ये 200 वोट किसके जुड़ेंगे? ये कहां से आएंगे? तो आप तो सीधा सीधा चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कुछ नाम जानबूझ के छोड़ दिए, चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम काट दिए, तो उन नाम को वापस जुड़वाना है। तो ये हो क्या रहा है? तो प्रदेश में जिस प्रकार की
आप बात कर रहे हैं कि गहन पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, ये तो हमें लग रहा है कुछ और ही निरीक्षण हो रहा है। तो सवाल कई है। तो इस अच्छा पे सर, इस जी राहुल गांधी हरियाणा को लेकर जो आरोप लगा रहे थे, इससे पहले कर्नाटका की सीट पर जो आरोप लगा रहे थे, वैसे ही कुछ हमने जो है वैसे ही घपलेबाजी, वोटर लिस्ट की घपलेबाजी हमने बिहार में भी देखी। तमाम आरोप चुनाव के दौरान लगे। अब वही काम एसआईआर की प्रक्रिया में जो तमाम और राज्यों में, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहां भी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि क्या एक शुद्ध वोटर लिस्ट भी चुनाव आयोग अगर नहीं बना पा रहा है, तो फिर ये देश का लोकतंत्र जा कहां रहा है, और ये जो चुनाव हो रहे हैं ये कितने निष्पक्ष हो रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहला सवाल तो 2024 के लोकसभा चुनाव पे ही उठ जाता है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, लगभग 2 साल पहले, डेढ़, दो भी नहीं हुए अभी कंप्लीट। तो इसी पे सवाल उठता है कि इतनी जल्दी क्या बदलाव आ गया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगर आप 3 करोड़ वोट काट रहे हैं, तो ये 3 करोड़ वोट तो डले हैं। अब ये किसको डले हैं, कैसे डले हैं, ये भी तो सवाल है। तो इसका जवाब कौन देगा। तो जिस प्रकार से आशंकाएं विपक्ष उठा रहा था लगातार चुनाव आयोग पे, तो अब ये आशंकाएं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जरूर बात सामने आ गई है कि कहीं ना कोई गड़बड़ी है। वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वो मशीन में गड़बड़ी है, वो चुनाव आयोग की वेबसाइट में गड़बड़ी है, वो चुनाव आयोग के सिस्टम में गड़बड़ी है। क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि जिस प्रकार से इतनी जल्दी मचाई थी उत्तर प्रदेश में, और कई सारे बीएलओ ने सुसाइड किया था, कई सारे बीएलओ डिप्रेशन में आ गए थे। तो ये जताता है कि बहुत दबाव कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से लोगों पर रहता है। और जब वो उन चीजों को नहीं कर पाते हैं, तो वो इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। करें क्या करें। क्योंकि कई लोगों को ये भी होता है कि अगर कोई गड़बड़ी वो आज कर देते हैं, तो आने वाले समय में अगर वो गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तो उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनको सजा भी हो सकती है। इसलिए कई लोग इसमें सम्मिलित ना हो। बहुत सारी चीजें हैं जो भी सामने आएंगी, लेकिन मैं मोटे तौर पे ये कह सकता हूँ कि सवाल तो उठ रहे हैं, और वो सवाल वाजिब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब खाली विपक्षी नहीं, जब सत्ताधारी दल ही उंगलियां उठाने लगे, तो समझ जाइए कि गड़बड़ी 100% है। कितनी है, कहाँ है, ये जांच का विषय है। आपको उम्मीद है सर कि ये जांच हो पाएगी, ये वोटर लिस्ट जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो पाएगी? क्योंकि हम राजनीतिक दल तो है नहीं। अभी यहाँ पर कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का होता तो भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी इजीली कह देते कि भाई 2024 में आपको ज्यादा सीटें मिली थी, तो मतलब आप जो अशुद्ध वोटर लिस्ट थी उससे जो है आपको वोट मिल गए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राजनीतिक तौर पर किससे फायदा या नुकसान हो रहा है। सवाल यह है कि संविधान ने जो हक दिया है, एक वोटर एक वोट, वो क्या इंप्लीमेंट हो पा रहा है? देखिए हिमांशु, ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अधिक लोकसभा सीटें मिली हैं। तो एक हिसाब से फायदा लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी को उठाया है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आरोप लगा सकती है। ये राजनीतिक दलों का मामला है। हम और आप राजनीतिक दल नहीं हैं। हम एक विश्लेषण कर रहे हैं कि गड़बड़ियां कहाँ हैं, और गड़बड़ियां हैं वास्तव में, तो वो क्यों हैं, उनके कारण क्या हैं, और इतने जो करोड़ों वोट कट गए हैं वो क्यों अभी तक थे, क्या चुनाव आयोग पहले क्या कर रहा था। सवालों की झड़ी लग जाती है। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब देने के लिए चुनाव आयोग रेडी है। चुनाव आयोग की गाहे बगाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो दिल्ली हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कितने जवाब दिए जाते हैं, किस प्रकार से जवाब दिए जाते हैं, और अगर कोई जवाब दिए जाते हैं तो वो क्या हम उनसे संतुष्ट होते हैं क्या। तो बहुत सारी चीजें हैं। और लेकिन मैं ये भी मान के चलता हूं, जैसे मैंने कहा, कि बहुत बड़ा क्षेत्र है चुनाव आयोग का, बहुत सारी चीजें हैं। कोई छोटी मोटी गलतियां, उनको इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन इतने बड़ी तादाद में, इतने बड़े लेवल पर अगर गड़बड़ियां होती हैं, तो एक शंका जाहिर होती है कहीं ना कहीं कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं। और चुनाव आयोग पे पिछले 1 दशक में जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से सवाल चुनाव आयोग पे उठ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं गिरने का काम हुआ है। और चुनाव आयोग पे इस तरह के आरोप लगे, मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि चुनाव आयोग को हम ऐसी संस्था मानते हैं जो किसी भी राजनीतिक दल की नहीं, किसी सरकार की नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, और वो पूरी ईमानदारी से काम करती है।
और बल्कि विदेशों में तो उसकी ये धाक थी कि इतने बड़े देश में इतने विभिन्न जातियों के, विभिन्न तरीकों के, विभिन्न इलाकों के, विभिन्न जलवायु के प्रदेश में, एरिया में, क्षेत्रों में भारत का चुनाव आयोग चुनाव करता है और वो कैसे इतने बड़े सिस्टम को संभालता है, इस पे कई लोग रिसर्च करने भी विदेशों से आते थे, कई लोग पीएचडी करने भी आते थे, कई सिस्टम को देखने भी आते थे, तो हमारी ऐसी साख दुनिया में थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से चुनाव आयोग की साख गिरी है, वो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और विदेश वाले भी इस चीज पे सोचने को विवश हो जाते हैं कि भाई जैसे पहले उनके यहाँ सिस्टम होता था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे थे और कई देशों ने फिर मशीनें हटाई और मशीनों के बाद वो भी वापस बैलेट पेपर पर लौटे हैं और हमारे यहाँ भी इस प्रकार की जो है आवाजें उठती रही हैं, इस प्रकार की मांग की जाती रही है कि भाई मशीनों को हटाया जाए, मशीनों में गड़बड़ है। लेकिन आपने ऐसी परिस्थिति बना दी है कि चुनाव आयोग किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, विपक्ष की बात सरकार सुन ही नहीं रही है, तो इस पर कोई विचार हो ही नहीं रहा है। तो अब जिस प्रकार से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है वो सवालों के घेरे में है और ये देश के लिए, संविधान के लिए, हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस समय को याद करके ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से काम करते थे। एक लिमिट तक चीजों को होना चाहिए। अगर कोई भी चीज अनलिमिटेड होती है तो उस पर सवाल खड़े होने वाजिब है। जी। अच्छा, सूची में 4,46,00,000 मतदाता खो गए हैं, उनका पता नहीं है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि मतदाता जो स्थानीय निकाय थे उसकी सूची में 17 करोड़ से ज्यादा वोटर थे और जो ये विधानसभा का मसौदा सूची आई है उसमें 12,55,00,000 है। तो ये जो 4,46,00,000 का गैप आ रहा है, आपको लग रहा है ये नॉर्मल है? नहीं, देखिए हिमांशु, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये जो सवाल है, योगी जी ने तो पहले ही सवाल उठा दिया था कि लगभग 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, तो उनको इसकी जानकारी मिल चुकी थी। ये हैरानी की बात यह है कि जहां विपक्ष आरोप लगा रहा था और सरकार और चुनाव आयोग उसका जवाब देने को राजी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता वकील बने हुए थे चुनाव आयोग के, आज वो प्रवक्ता कहाँ है? आज तो खुद सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है और उसको जवाब नहीं मिल रहा है इस चीज का, तो गड़बड़ी की आशंका तो है। इस गड़बड़ी का जवाब कौन देगा? इस गड़बड़ी में क्या चीजें निकल के आएंगी, ये जांच का विषय है। क्या उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है वो इस चीज से बच सकता है? जवाब कहीं ना कहीं देना होगा। आशंका इस तरह की लगाई जा रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये मामला धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाएगा और इसी पर चुनाव होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल दिल्ली में है वो उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहता है, उसकी क्या रणनीति है, कहीं वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही एक्शन कुछ करना चाहता है क्या? तभी तो इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में वोट कटे हैं। बाकी राज्यों में तो इस तरह की चीजें हमने देखी नहीं है। वेस्ट बंगाल में तो आप वोट जोड़ने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप वोट काटने की बात करते हैं। तो ये जो कारण है ये कम से कम हम जैसे लोगों के गले नहीं उतर रहा है और हमारी समझ से परे है। तो इसको समझने के लिए जांच आवश्यक है और हमारी भी मांग है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग को आंकड़े जारी करने चाहिए कि ये जो वोट कटे हैं ये किनके वोट हैं, क्या इतने सारे लोग मर गए हैं या ये इतने सारे लोगों की फर्जी वोट थी या कहीं बाहर से लोग आ गए थे, या जो ये वोट कटे हैं क्या लगभग 3 करोड़ की संख्या में जो वोट कटे हैं इसमें से कुछ करोड़ों लोग क्या विदेशी लोग थे, क्या घुसपैठिए थे, क्या उनको निकालने का काम सरकार कर रही है क्या? तो कुछ आंकड़े सामने आने चाहिए और कुछ सवाल जो लोग पूछ रहे हैं उनके सवालों के जवाब आने चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षाएं हमारी हैं। जी। अच्छा, अपेक्षाएं तो हमारी हैं लेकिन सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे हैं सर। हम देख रहे हैं कि आप ही ने जिक्र किया अभी कि गाहे बगाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल आते हैं, जो कठिन सवाल आते हैं, जिनके जवाब ये देश जानना चाहता है, प्रदेश जानना चाहता है, यहाँ के लोग जानना चाहते हैं, वो जवाब नहीं मिल पाते, तो एक अविश्वास पैदा होता है। तो ये जानबूझकर क्या अविश्वास पैदा करवाया जा रहा है या फिर सवालों के जवाब असल में है नहीं, या फिर मशीनरी मतलब हमारे पास उतनी मशीनरी है नहीं हम जिसको इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी काम कर पाए। 1 महीने का पहले कहा गया कि 1 महीने में करवा लीजिए, फिर 7 दिन बढ़ा दिए, फिर 15 दिन बढ़ा दिए। देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा क्या हमें अंदाजा नहीं है कि इतने बड़े स्टेट में आप इतनी जल्दी इतना जरूरी इतना गहन काम कर सकते हैं?
या इसमें कोई षड्यंत्र है, या इसमें कोई दूसरी चीज है कि इतना जल्दी आप करके फटाफट कर देना चाह रहे हैं और बाद में बीएलओ ने पूरी लिस्ट दी नहीं और आपने सिस्टम में बना दी? कैसे, कहां से आ गई? किससे आपने पूछताछ करी? कोई सर्वे हुआ क्या? बीएलओ घर घर गए क्या? बहुत सारी जगह ऐसी है जहां बीएलओ नहीं गए। बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन आज की डेट में जिस प्रकार से आप आशंका जाहिर कर रहे हैं कि लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम के, आप ये देखिए जहां जिनकी जिम्मेदारी है वो उन जिम्मेदारियों से बच के और धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं, धर्म की छतरी के नीचे आके आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। आज आप देखिए, योगी जी हो, चाहे संघ के नेता हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री जी हो, देश का भ्रष्टाचार, देश की बेरोजगारी, देश की दूसरी समस्याएं, विदेशों से जिस प्रकार हमारी रणनीति चल रही, सबको छोड़ छाड़ के मंदिरों में दर्शन चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो है यात्रा निकाल रहे हैं और वो मंदिर में घूम रहे हैं, 4 दिन मंदिर में दे रहे हैं वो। इसके अलावा जो प्रदेश के बयान भी देखिए, उनका बयान भी क्या आता है, सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें अभी भी सक्रिय हैं। मतलब आपकी सरकार है, आप हिंदू हिंदू बचाओ करते हैं, हिंदू खतरे में है, वो ताकतें सक्रिय हैं, आप पर हावी हो रही हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? मैं हिमांशु जी उसी चीज पे आ रहा हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से मैंने इसलिए शुरू किया है कि देश के सर्वोच्च जो है अधिकारी हैं, वो सर्वोच्च निर्णय करता है। अगर वही इन चीजों में घुसे हुए हैं तो बाकी नीचे क्या करेगा? उसके बाद आप अपने प्रदेश के मुखिया की बात कर लीजिए, वो बनारस में किस तरह की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि आपके यहाँ पावर मिनिस्टर हैं, जब लोग उनको शिकायत करते हैं कि बिजली नहीं आ रही है, कारखाने नहीं चल रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो वो 2 बार सुनते हैं और फिर जय श्री राम का नारा लेकर निकल जाते हैं। क्या सब काम आपने जय श्री राम के जिम्मे छोड़ दिया है क्या? क्या सारा काम जय श्री राम से हो जाएगा क्या? स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जिनके ऊपर देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, जो देश विदेश दुनिया और की रणनीति की बात उनको करनी चाहिए, हमारे ऊपर पहलगांव में हमला हुआ, हमारे ऊपर पुलवामा में हमला हुआ, अभी चंद रोज पहले दिल्ली में हमला हुआ, उस पे वो अजीत डोभाल जी बात नहीं करते हैं और वो ये कहते हैं कि युवाओं को आग जला लेनी चाहिए, हमें पुराने बदले लेने हैं। वो किन बदलों की बात कर रहे हैं? और जो युवा हैं, क्या वो अपने बेटों को भी इस लाइन में आगे लेके आ रहे हैं क्या? तो ये देश के जो कर्णधार हैं, देश की जिम्मेदारी जिनके हाथ में है, ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? आज तक अजीत डोभाल जी का ऐसा बयान नहीं आया कि हम इस प्रकार से जांच कर रहे हैं, हम कश्मीर में पुलवामा की जांच कर रहे हैं, हम पहलगांव की जांच कर रहे हैं, हम दिल्ली में जिन्होंने बम विस्फोट किया था उनकी जांच में यहाँ तक पहुंच गए हैं। आज तक ऐसा कोई स्टेटमेंट अजीत डोभाल जी का नहीं आता। अजीत डोभाल जी का आता है कि हमें जो है पुराने बदले लेने हैं और युवाओं की छाती में आग होनी चाहिए। वो कौन सी आग जलाने की बात कर रहे हैं? तो ये मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चर्चा आप उत्तर प्रदेश की ही नहीं, ये पूरे देश में इस तरह की चर्चा हो रही है। देश में अगर इस प्रकार का माहौल बन रहा है तो मुझे लगता है कि देश के लिए भी खतरनाक है और दुनिया के लिए भी खतरनाक है। और हमारी जो एक संस्कृति है भारत की, हमारा जो सर्वधर्म स्वभाव वाला मामला है, अगर वो बिगड़ता है तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होगा। अगर जल्दी सरकार और उसके लोग नहीं चेतते हैं तो मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है और हम सब लोगों को समझ जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, अपना समय देने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।